स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे रबड़ टायर्ड मेट्रो के बारे में, यानी रबड़ टायर्ड ट्रैम्प का, मेट्रो सिस्टम का, मास ट्रांजिट सिस्टम के बारे में आज बात करते हैं। तो हिसाब ये है कि हम लोग मेटल का पटरी पे मेटल का चक्का क्यों इस्तेमाल करते हैं, स्टील ऑन स्टील क्यों करते हैं? कारण है कि उसका वेरी लो फ्रिक्शन होता है, यानी रोलिंग रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है। इसीलिए ट्रेन, मतलब आपको ट्रेन का इंजन देख के लगता होगा अरे भैया कितना तेल खाता है, ये बात सही है। लेकिन आप देखिए वो कितना टन मूव कर रहा है पेलोड में। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ट्रेन का वजन देखिए, आप देखिए ट्रेन के अंदर कितना चीज़ आप ला सकते हैं या कितने लोगों को डाल सकते हैं, उसके हिसाब से देखिएगा तो ये बहुत इफिशियंट होता है। यानी कि पर टन पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखिए तो बहुत इफिशियंट होता है, इसीलिए लोग करते हैं। और ये बहुत इफिशियंसी, मतलब समझिए स्पीड पे और लोड पे दोनों पे मेंटेन करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बहुत सारी गाड़ी होती है ना, माइलेज बहुत बढ़िया है लेकिन एक आदमी बैठा रहना चाहिए गाड़ी में, चार आदमी बैठेगा माइलेज खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं है। ट्रेन को उतना, मतलब समझिए एक तौर से फर्क नहीं पड़ता है। और स्पीड के मामले में भी कि मतलब स्पीड 50-60 किलोमीटर ट्रैक की क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है, बहुत हाई स्पीड तक आप जा सकते हैं। और सब चीज बदला है एकदम। लेकिन इसका एक कमी है, इसको ग्रेडियंट एकदम नहीं पसंद, यानी ऊपर नीचे अगर आपका ट्रैक हो रहा है, ये देख के आपको लग रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, ये हो नहीं रहा उतना, मतलब क्योंकि ये टेलीफोटो लेंस से आप वो करके स्क्विश करके दिखा सकते हैं। लेकिन मतलब ट्रेन को ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकता, चक्का स्लिप करने लगेगा। और जब भी कोई एक ग्रेडियंट होता है जहाँ सही में नहीं कर पाते हैं तो जनरली पीछे भी एक इंजन लगाना पड़ता है, वो ठेलता रहता है, आगे वाला खींचता रहता है, तब जाके किसी तरह होता है। और फिर जैसे ही नीचे आने लगता है ग्रेडियंट तो पीछे रिवर्स गियर मार के ब्रेक लगाना पड़ जाता है। तो समझिए कि बहुत समस्या है। ये हर मामले में बेटर है, स्टील ऑन स्टील हर मामले में बेटर है, सिवाय ग्रेडियंट के। जहां ग्रेडियंट टच हुआ ये फुस हो जाता है। मतलब इसका एक ही दुश्मन है, ग्रेडियंट। इसीलिए देखिए पहाड़ के आसपास ले जाने के लिए गोल गोल घुमा रहे, गोल गोल घुमा रहे, अरे घुमा रहे एकदम अपना समझ के। जैसे आप, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप भारत में जहाँ पे भी रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, हर स्टेट में एक ना एक जगह होगा जिसका नाम होगा जलेबी मोड़। तो उस तरह की जगह पे ट्रेन नहीं जाने वाला। ट्रेन को तो पूरा पहाड़ के चक्कर पे चक्कर, उसके ऊपर चक्कर, उसके ऊपर चक्कर काटेंगे तब शायद क्रॉस कर पाए। तो यही है इसका प्रॉब्लम। अब हर शहर इतना बड़ा नहीं होता कि आप उसमें 10 किलोमीटर तक का फ्लैटिंग ग्रेडियंट बनाते हैं। तो बात करते हैं रबड़ का। तो रबड़ के पास एक ही चीज है, उसका ग्रिप है। और ग्रिप से उनके पास बहुत हाई ट्रैक्शन होता है। तो यानी कि स्टीप ग्रेडियंट इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि रबड़ पे चलने वाला जितने मेट्रो सिस्टम हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो कंबोडिया में हो, वो सब अपना समझ के चढ़ाई चढ़ सकते हैं। मतलब चढ़ाई के लिए उनको उतना टेंशन नहीं है, जितना चढ़ाई पे आपकी गाड़ी चढ़ सकती है ऑलमोस्ट उसी पे ये जा सकते हैं या थोड़ा आगे ही जा सकते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं है। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप ऐसे जगह पे, ऐसे शहर में, या ऐसा आप सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें खूब ऊपर चढ़ रहे हैं खूब नीचे उतर रहे हैं, तो ये सब बम बम संभाल लेता है। और इसका दूसरा एक फायदा होता है, चूंकि इसके पास ग्रिप है, ट्रैक्शन है, तो ये एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन बहुत ज़्यादा तेज कर सकता है। डिपेंड करता है आपका इंजन कितना पावरफुल है ऑब्वियसली। मतलब आपका मोटर ही मान लीजिए 200 हॉर्स पावर का मोटर चाहिए यार, आप लगा दिए 150, चलेगा तब भी, लेकिन वो मतलब समझ रहे पिकअप नहीं पकड़ पाता। लेकिन अगर बस पावर है तो पिकअप ये सब बहुत तेज पकड़ पाता है, क्योंकि चक्का स्लिप करने का रिस्क बहुत कम रहता है। तो ये इसका अच्छा बात है। लेकिन साइड इफेक्ट इसमें दो ठो बहुत बड़ा होता है। पहला, इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि रबड़ है, घिसता है, मतलब स्टील से तो तेजी से घिसता है, और स्टील ऑन स्टील, दोनों स्टील बहुत कम घिसता है। लेकिन अगर आप रबड़ चलाते हैं, रोड पे चलाते हैं, तो रोड वहाँ पे गुद्दा होने लगता है और रबड़ भी घिसता है, तो दोनों मतलब वेयर हो जाता रहता है, इसीलिए उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है और इसकी इफिशियंसी कम होती है। क्योंकि बताया चक्का का मेन पूरा खेला रेलवे बनाने का वही होता है कि कॉन्टैक्ट एरिया एकदम कम करो और रोलिंग रेजिस्टेंस एकदम कम रखो, वो टायर के केस में ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पर किलोमीटर में कितना किलोवाट एनर्जी खाता है और कितना किलोमीटर पर आवर का स्पीड पे ले जाता है, तो ये कम आएगा हर मामले में, ये स्टील वन स्टील से कम आएगा। लेकिन इसकी खासियत यही है कि ये ग्रेडियंट को अपना समझ के हैंडल करता है। मतलब सीधे आपको ऐसे चढ़ा देना है, वो बोलेगा भाई हम संभाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहीं पे अगर मेट्रो करते हैं तो देखिएगा मेट्रो को निकालने के लिए निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। मतलब मेट्रो में आप कभी नोटिस किया, आपको पता नहीं चलता कि आपका कब मतलब नीचे से ऊपर निकल गया, कारण कि ग्रेडियंट बहुत स्मूथ रहता है। तो वही रबड़ के लिए उसका टेंशन, रबड़ वाले को पता चल गया आप गिरने पे आ जाओगे पीछे, क्योंकि वो इतना तेज चढ़ाया जा सकता है। तो रबड़ इसीलिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बात करते हैं ठीक है, रबड़ लगाना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे समझिए, बहुत जनरली आप कोई भी मास ट्रांजिट सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसमें इंसान से आप हटा देना चाहते हैं। इंसान उसमें आप ज़्यादा कहीं कुछ नहीं करें, क्योंकि इंसान गलती करता है, और आप कम से कम इंसान को जगह देना चाहते हैं जहाँ वो गलती करके बूम करते हैं। तो जनरली गाइड रेल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप जो भी बस सिस्टम है वो सेंट्रल ट्रैक का इस्तेमाल कर सकता है, या बड़े बड़े केसेस में ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ गाइड रेल लगे हुए हैं जो आपका स्टीयरिंग का काम कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना,
करना, आपको सिर्फ एक्सेलरेटर, ब्रेक और हॉर्न संभालना है। तो ये सब जनरली इस्तेमाल किया जाता है। गाइड रेल होगा ही, जनरली होता है, और वो तो या तो सिंगल होगा जिसमें मतलब सेंटर में एक डंडी दिया हुआ गाइडेंस के लिए, या पैरेलल होगा जो कि मतलब दो के बीच में डाल दिया गया है, जैसे कि मतलब पेरिस में जो सिस्टम लगाया गया है उसमें है। उसमें मतलब समझिए दो छोटे चक्के दोनों गाइड रेल में कोचे हुए हैं और वो संभालते रहते हैं कि कहाँ पे जाना, किधर आगे पीछे करना है। और जो गाइड रेल है उसका एक दूसरा फायदा होता है कि उसी के भरोसे स्विचिंग करते हैं, क्योंकि आप मतलब इसे बस की तरह दाएं बाएं कर सकते हो, ऑब्वियसली स्मूथ सरफेस पे चलेगा, लेकिन मान लीजिए आप कंक्रीट का पैड बना रहे हैं, जो मतलब मान लीजिए अगर आपका टायर इतना चौड़ा है, पैड आप इतना ही चौड़ा बनाओगे ना, आप इतना चौड़ा तो नहीं बना दोगे टायर कैसे भी घूम सके, क्योंकि उससे वेस्ट होगा, कंक्रीट बहुत ज़्यादा खपत होगा। तो इसी कारण से उसको जितना मतलब टायर है थोड़ा सा बफर और थोड़ा सा और बफर, बस काम खत्म, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया जाता। तो आपको एकदम एकदम प्रिसाइज रहना रहता है, तो उसके लिए आपको स्विचिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ से आना है, किस रास्ते पे जाना है। जैसे आप ये समझिए कलकत्ता मेट्रो में, कलकत्ता ट्राम में देखते होंगे, अब तो बहुत कम दिखेगा, लेकिन ट्राम में आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे स्विचिंग गियर्स रहते हैं। ऐसे इसके लिए भी इस्तेमाल होता है स्विचिंग गियर। और जनरली ये थर्ड रेल का इस्तेमाल कर सकता है जहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं देना चाहते, या ओवरहेड वायर जहाँ ऊपर से बिजली अपना ले लेगा। तो ये ज़रूर समझिए कि जैसे आप बस के सिस्टम में देखते हो जिसमें सेंट्रल है, ये ग्राउंडिंग का काम कर रहा है, तभी ओवरहेड वायर से बिजली लिया जा सकता है। ओवरहेड वायर से आप बिजली नहीं ले सकते जब तक ग्राउंडिंग नहीं है। तो इसीलिए समझिए सीधा रोड पे नहीं चलेगा। तो ये दो काम करता है, मतलब गाइडेंस का भी काम करता है और ग्राउंड पाथ भी देता है ताकि ट्रांसफार्मर चल सके। और सेफ्टी के लिए, जैसे हर सिस्टम में नहीं होता, लेकिन सेफ्टी के तौर पे काफ़ी जगह सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसमें एक स्टील का व्हील हमेशा लगा हुआ है उसमें, कि अगर रबर टायर पंचर हो गया किसी कारण, जो होता है कभी कभार होता है, बूम बम्बड़ी में होता है, और अगर आप 400-500 टायर आप बात कर रहे हैं हर ट्रेन में लगा हुआ है, कोई ना कोई तो अपना समझ के फूटते ही रहता है। तो वो सब केस में ऐसा नहीं हो कि बोगी अनबैलेंस हो जाए तो वो स्टील ट्रैक पे ड्रॉप कर जाएगा। मतलब एक समझिए रेलवे सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं जैसे आपका रबड़ फेल होगा तब उस पर गिर जाएगा, वो उतना अच्छे से कैरी नहीं करेगा लेकिन डैमेज होने से बचा लेगा। मतलब समझिए एक बैकअप टाइप का है। तो जनरली इस पर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलाया जाएगा, इस पर बस ऐसा है कि टायर पंचर हुआ कोई बात नहीं, मतलब दिन भर का शिफ्ट करो और रात को जाके इसको रिपेयर कर दो, इतना वो संभाल लेगा। तो हर जनरली बड़े सिस्टम में बैकअप दिया जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे तरीके हैं, मतलब ये समझिए अपना मिक्सिंग करके आपको जैसे बनाना बनाए, एक से काम करना कीजिए, दो से करना कीजिए, पूरा का पूरा जबरदस्ती का स्टील का सिस्टम लगेगा उसके ऊपर रबड़ लगाना है वो भी कर सकते हैं, आप पे है, जितना करना चाहें कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैम्स के बारे में। तो ट्रैम में भी ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। कारण ये है कि ट्रैम लोग चाहते हैं कि भैया ट्राम मिल जाए हमको, मतलब हर ट्रैफिक कम हो, लेकिन उसके साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होता है ट्रैम और मेट्रो के साथ कि वो उसी शहर में होना चाहिए जो बहुत बड़ा है, जिसे हम लोग कहते हैं मतलब टीयर 1 सिटी। अब टीयर 2 और टीयर 3 क्या करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि टीयर 2 या टीयर 3 में ट्रैफिक नहीं है, वहाँ भी ट्रैफिक है और बहुत ट्रैफिक है। तो हमेशा ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो शहर सब क्या करे। तो ट्रैम जो है बनाने का दिक्कत ये होता है कि उसमें पूरा का पूरा रोड में आपको मतलब खोद के डबल पैरेलल रेल बनाना बहुत महंगा पड़ता है। तो वहाँ पे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आपको सिंगल गाइड रेल बनाना है दाम आपका ऑलरेडी आधा हो गया, और अगर ये वजन ट्रांसफर करने का काम रबड़ के थ्रू कर रहा है, रोड आपका ऑलरेडी वैसा ही बना रहता है कि रबड़ से ही उस पर लोड ट्रांसफर हो, तो ये सब बनाना सस्ता और जल्दी भी बनाया जा सकता है। मतलब बेस्ट एस्टिमेट जिसे कहा जाता है वो ये है कि जितने में आप एक ट्राम ट्रैक डालेंगे उतने में ये दो आपको पूरा कंप्लीट सिस्टम दे देगा और उतना ही दाम लगेगा। मतलब एक ट्रैम और दो ट्रैक्स का दाम सेम हो जाता है, जबकि मतलब टायर रबड़ बेस्ड सिस्टम पे ये किया जाएगा। और इसका दूसरा फायदा होता है कि ये टर्न बहुत टाइट ले सकता है, यानी कि बहुत सारे आप पेरिस में शहर देखते होंगे जो कि बहुत उसके गली गुली हैं जो लंबा नहीं है, मतलब लंबा नहीं है, बस टुक से टर्न मार लिया, ये सिटी स्क्वायर है बस टर्न मार लिया, फिर इधर टर्न मार लिया, इधर में बहुत टाइट टर्न लेना पड़ता है। मेटल ट्रैक्स में टाइट टर्न लेना मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखते होंगे एक्सेल रिजिड होता है, एक्सेल में डिफरेंशियल नहीं होता है, तो टर्न मारना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब रबड़ वाले सिस्टम में डिफरेंशियल डाला जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब जो जनरली बनाया जाता है ऐसा इंडिपेंडेंट व्हील रहता है कि आराम से टाइट टर्न ले सकता है। तो ये भी एक फ़ायदेमंद बात होता है कि आपको कुछ जगह पे जहाँ पे स्लोप है, मतलब समझिए आपका 4 कोच या 5 कोच वाला सिस्टम है और आपका एक कोच ऊपर जा रहा है दूसरा कोच नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये संभाल लेगा। यहीं अगर ऐसा आप ट्रेन के साथ करने गए दिक्कत हो जाएगा। तो ट्राम में ये सब जनरली काफ़ी मतलब उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे इस्तेमाल होता है। तो अब बात करते हैं ये इसका वीडियो में बता रहा हूँ कि अभी इंडिया में एक नया सिस्टम डालने की कोशिश कर रही है जिसका नाम है मेट्रो नियो, और इसे नासिक में इसे उतारा जा रहा है। और इसका मेन काम है ये ट्रॉली बस इस्तेमाल करेंगे। तो ये 600 वोल्ट डीसी इस्तेमाल करेंगे। अब आप बोलोगे भैया डीसी क्यों इस्तेमाल करें, डीसी ज़्यादा दूर जाता है, एसी ज़्यादा दूर जाता नहीं है। तो रेलवे में हम लोग क्यों एसी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एम्पेयर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि रेलवे जो है, रेलवे का एक लोकोमोटिव कई मेगावाट खा सकता है अकेले अपना समझ के। तो उतना के लिए जितना एम्प लोड बढ़ जाएगा वो वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, उतना हाई वोल्टेज बढ़ाने का क्या तरीका है,
शांति से ट्रांसफार्मर में यूज़ करो। और इसीलिए आप देखते होंगे रेलवे में, कभी भी ध्यान से देखिए, हमेशा हर कुछ किलोमीटर में आपको एक सब स्टेशन दिखेगा जो बिजली डाल रहा है, बेटा बिजली डालो बिजली डालो। और अगर आपको वैसा करना पड़ता है रेलवे के केस में, उनका रिक्वायरमेंट ज़रूरी है तो करते हैं, लेकिन ट्राम सिस्टम में अगर आपको वैसे करना पड़ेगा हर कुछ किलोमीटर में, समझ रहे एक एक्स्ट्रा फजीयत बन जाता है। तो इसीलिए जनरली ट्रॉली बस के सिस्टम में डीसी ही इस्तेमाल करते हैं। और डिपेंड करता है, कुछ कुछ केसेस में 600 वोल्ट डीसी रहता है, कुछ कुछ केस में 1500 वोल्ट डीसी रहता है, वो आपके इन्वर्टर सिस्टम पे है। और इंडिया का जो सिस्टम है वो कस्टम है, इंडिया के लिए कस्टम बनाया जाएगा। तो हिसाब उसमें यह है कि यूपीएस है मेरा, यूपीएस नहीं काम कर, यूपीएस का प्रॉब्लम नहीं है, एलजी का टीवी का प्रॉब्लम है। ये इसमें बैटरी मोड भी दे दिया जाएगा। कारण ये है कि इनका सिस्टम है कि ये लोग एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं नासिक में, एक मतलब जैसे मेट्रो के लिए बनाया जाता है ओवर द, मतलब समझिए एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनेगा वो बनेगा। कॉरिडोर का दाम उतना ही होगा जितना मेट्रो के लिए पड़ता है, बस मेट्रो में एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है कि जब आप कॉरिडोर बना लिया उसके ऊपर आपको ये डालना होता है, ट्रैक डालना होता है, ट्रैक का खर्चा हट जाएगा, वो जो का जो है वैसा ही रहेगा, बस उसके ऊपर बस चलाए जाएंगे। तो मतलब ट्रैक का खर्चा बच जा रहा है, तो दाम थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा नहीं बहुत कम हो जाए, ट्रैक बहुत महंगा चीज़ पड़ता है। और प्लस ये सब बस भी ट्रेन के कंपेयर में सस्ता पड़ता है। और इसको पावर करने के लिए ओवरहेड वायर का इस्तेमाल करके वो करेगा। और जब भी उसको वहाँ से निकालना है, जैसे मान लीजिए यार्ड में ले जाना है या कुछ कुछ ऐसा सेक्शन से इनको गुजरना पड़ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकते, ये बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मतलब समझिए इनके पास मिक्स मोड रहेगा और ऊपर 2 तार रहेंगे, क्योंकि समझिए नीचे ग्राउंडिंग नहीं है, ये अनगाइडेड सिस्टम है। इसको एक ड्राइवर चाहिए और वो हमेशा चलाता रहेगा, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि गाइडवे जो आप डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए वो कॉरिडोर थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रैक ऐसा बना सकते हैं कि मतलब 5 इंच की दूरी पे आपका 2 ट्रेन एक दूसरे के आसपास से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस को, ड्राइवर को आप नहीं दे सकते कि 5 इंच का दूरी का मेंटेन करके चला सको, नहीं होगा, इंसान से नहीं कर सकते वैसा। तो थोड़ा सा चौड़ा बनाना पड़ेगा। और बैटरी का इस्तेमाल करके मतलब स्लोप इन स्लोप आउट करने का व्यवस्था किया जाएगा। और ये एक ऐसा जगह पे आ जाता है जहाँ पे इसे बोलने का ऐसा कोई मतलब नहीं होता। कहने को ये मेट्रो है, लेकिन कहने को ये ट्राम है, कहने को ये है वो है, बहुत सारी चीज़ मिक्स है इसमें। तो ये समझिए ट्रॉली बस के तौर पे इसे देखना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोग इंडिया भी वही कोशिश करेगा, 3 सेक्शन वाले ट्रॉली बस लेगा। आप बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि तब दिक्कत होता है कि उसके लिए किस जगह पे आप टर्न ले पाते हैं वो लिमिटेड हो जाता है। 2 में दिक्कत होने लगती है, तो 3 तो मतलब समझिए ऑलमोस्ट लिमिट हो जाता है। बैंगलोर में जो लोग रहते होंगे उनको 2 सेक्शन वाला बस तो देख ही चुके होंगे। 3 मतलब समझिए एक ज़्यादा है, 3 मतलब हम यूरोप में भी 3 से आगे नहीं देखते हैं। तो 3 मिल जाएगा, ऊपर में प्लस माइनस दोनों वायर रहेंगे, डीसी रहेगा, पावर एकदम बढ़िया से चलता रहेगा। तो लॉन्ग दूरी में ये कॉरिडोर का इस्तेमाल करेगा। और इससे ये भी फ़ायदा है कि मतलब नासिक का हिसाब है कि अगल बगल बहुत एरिया है जहाँ पे टच करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो मेट्रो से टच करने जाएंगे तो कई करोड़ रुपया उड़ जाएगा। जैसे कि इस पूरे प्रोजेक्ट का बात बनाया जा रहा है 2000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। तो मेट्रो का तो प्लानिंग ही होता है 6000 करोड़ या 10,000 करोड़। तो उसके हिसाब से ये सस्ता पड़ना चाहिए, अगर सही से इंजीनियरिंग की जाए, सही से बनाई जाए। और इसका टारगेट डेट है 2023। हमको तो नहीं लगता होने वाला है, बट देखिए मतलब हो भी सकता है, क्योंकि एक्चुअली कॉरिडोर बनाना उतना फजीयत वाला नहीं है। कॉरिडोर में ट्रैक डालना फजीयत है, ट्रैक इनको डालना नहीं है, कोचेस इनको लाने नहीं है, इनको नॉर्मल बस खरीदना है। ओवरहेड वायर भी ज़्यादा फजीयत वाला नहीं है, क्योंकि ये सब जो पोल्स रहते हैं बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। रेलवे का आप देखते होंगे एकदम कोशिश की जाती है कि एकदम लीनियर रहे, वो ज़रूरी नहीं है, ये काफ़ी फॉरगिविंग होता है। तो इंडिया में ये बनाया जा रहा है। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि जिस भी शहर में 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है और ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे इस तरह के सिस्टम इंप्लीमेंट किए जाएंगे। क्योंकि ये मेट्रो जितना महंगा नहीं है और मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण आप डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। मान लीजिए आपने एक प्लान बनाया और वो प्लान नहीं सूट कर रहा है, मेट्रो लटक जाता है, क्योंकि अरे भैया मेट्रो स्टेशन बनाना, मेट्रो के लिए टनल खोदना या उसके लिए वो मतलब डक्ट बनाना, वो सब बहुत महंगा पड़ता है, इसके लिए कम पड़ेगा। प्लस डक्ट का सबसे बड़ा कीमत होता है कि भैया कितना दूर से आप उसको अंडरग्राउंड से बाहर निकाल रहे हो, ये इसमें दिक्कत नहीं है, तो काफ़ी स्लो मैनेज कर सकता है। तो इंडिया इस पर गैम्बल कर रहा है, देखते हैं आने वाले टाइम में ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। और नासिक में जो लोग जाएंगे उनको पता चल ही जाएगा कि सही है कि नहीं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रबड़ मेट्रो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए। और आप फ्री हैं तो आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।